Hello everyone. In this video, we are going to cover our part 3 and part 1 and part 2 already uploaded in the video. So part 1 and 2 मैंने already upload कर दिया है and we have covered 46 shortcuts और ये हमारा 47th है. टोटल हमारे यहाँ पे 100 shortcuts हैं और उसी के अंदर सारे subjects और सॉरी हमारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं. तो अभी हम बोर्ड्स चैप्टर पे हैं. ठीक है, इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था. उसी का हमारा एक्सटेंडेड वर्जन है बोर्ड्स. बोर्ड्स का भी क्वेश्चन आता है. बोर्ड्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? लेट्स स्टार्ट. सो today's video is all about part 3 and if you didn't watch our part 1 and 2 go and watch it और उसके बाद ये वाली वीडियोस आप देख लेना. तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रीम की. तो स्ट्रीम हमारा क्या होता है आपने देखा होगा. लाइक वी हैव स्मूथ रनिंग वेव्स लाइक दिस. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक वेव हम मान लेते हैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में. यानी कि हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये हमारा लेफ्ट टू राइट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वी हैव अ बोट जो यहाँ पे मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा था रिलेटिव स्पीड में कि जब सेम डायरेक्शन में होता है कोई भी चीज़ तो उसको हम माइनस करते हैं. बट यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इस तरीके से लगाएंगे दैट अगर हमारा जो मूव कर रहा है बोट सेम डायरेक्शन ऑफ वेव है तो यहाँ पे हम स्पीड में क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे. ओके. और यही अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक बोट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रीम इस साइड में, तो इसमें हम माइनस कर देंगे. अब इसके पीछे का लॉजिक समझो. लॉजिक ये है, लाइक अगर हम एक बोट लेते हैं, मान लेते हैं एक बोट हमारा कुछ इस टाइप का होता है. ओके. और ये हो गया इसका पैटर्न. ठीक. अब ये बोट है. अब ये मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा नदी फ्लो कर रही है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये नदी इस बोट को हेल्प करेगी और अच्छा सा मूव करने में, मतलब और स्पीड में मूव करने के लिए. तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाता है स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट को हम ऐड करके हमारा रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं. अब यही चीज़ अगर हम मान लेते हैं अपोज करेगा, मान लेते हैं स्ट्रीम इस साइड बह रहा है और बोट हमारी इसको इस डायरेक्शन में जाना है. ओके. तो अब इस डायरेक्शन में जाना है तो देखो ये क्या करेगा, अपोज करेगा स्पीड ऑफ बोट को, मतलब ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आगे मूव करने के लिए बिकॉज ये जो वेव है ये इसको पीछे ढकेलेगा. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा एडिशन हो जाता है स्पीड का. अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है. लेट्स कम टू द पॉइंट्स. अब यहाँ पे देखो पॉइंट्स क्या है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना इफ यू आर मेकिंग नोट्स एंड इफ यू डिडंट जस्ट कमेंट डाउन, मैं इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो यहाँ पे देखो टाइम टेकन टू रो डाउन स्ट्रीम. अब डाउन स्ट्रीम का मतलब आपको पता ही है क्या है, कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. मतलब कि सेम डायरेक्शन में बोट भी हो और सेम डायरेक्शन में हमारा फ्लो भी हो. ठीक है, दोनों एक साइड में हो तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम का हम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हम लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम. तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट इन फ्लो और करंट. तो यानी दोनों हम स्पीड यहाँ पे बोट की स्पीड और यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करेंगे और डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा. सिंपल. अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी. दैट द स्पीड ऑफ बोट The speed of boat in still water is 30 km per hour. How long will it take the boat to row 96 km downstream in a river of the speed with 2 km per hour? अब यहाँ पे देखो 96 ये हो गया डाउन स्ट्रीम. ओके. और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट, यानी कि 30 प्लस 32 हो जाएगा. 30 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 32. अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे सो वी विल गेट अ वैल्यू विच इज, देखो यहाँ पे क्या है, 3 hours. Okay, so that's how you have to solve this type of particular questions. Now if we move further, we have a shortcut number 48, finding speed of boat when upstream and downstream speed are known. तो अगर हमें upstream and downstream हमें पता है तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है. वो कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ बोट निकाल लेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम एस बी से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वाटर इन अपस्ट्रीम इसको यूएस से, और डाउन स्ट्रीम या स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इसको हम डीएस से. सो यहाँ पे देखो टाइम टेकन बाय अ बोट ऑफ 40 किलोमीटर टू रो 40 किलोमीटर इन 4 hours and 2 hours to return back to the starting point
टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब यहाँ पे देखो रिटर्न करेगा तो इसका हमारा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो फाइंडिंग द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, 40 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर एंड 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ फाइंडिंग द स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो स्पीड ऑफ बोट हमारा क्या निकल कर आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। Now we have shortcut number 49 which says finding the speed of the river when upstream and downstream and speed are known। तो अब इसमें हम बोट का निकाल चुके हैं। अब स्पीड ऑफ द रिवर व्हेन, यहाँ पे करेंगे फाइंडिंग द स्पीड ऑफ रिवर व्हेन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड आर नोन। तो यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हमें पता है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम निकाल सकते हैं कैसे। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय बोट टू रो 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 4 आवर्स, ठीक है। अब 2 आवर्स टू रिटर्न बैक। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 एंड 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द रिवर। तो स्पीड ऑफ रिवर कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम हमारा 30 निकल कर आया था, 20 निकल कर आया था, और डाउन स्ट्रीम हमारा 10। इसको हम जब माइनस करेंगे वी विल गेट 10, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, दैट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देख लो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। और नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा वर्क, टाइम एंड वर्क। ओके, तो हमने अभी 50, ये हमारा 50 होगा, इसके बाद हमारा हाफ सेंचुरी कंप्लीट, 50 और बाकी है। उसको हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, जितना अभी इस टाइम हो जाएगा, ये वीडियो 30 to 35 मिनट्स की होगी। सो इफ जितना हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, वी विल कंप्लीट इट एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द upcoming videos. So work is directly proportional to time. So we have W1 upon W2 and T1 upon T2. यहाँ पे देखो work is directly proportional to time. So work done in first case, T1 is time taken in first case, W2 work done in second case and T2 is time taken in second case. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, it took 40 days to build 10 buildings. Okay, 40 दिन takes to build a 10 buildings. सो यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे कितना बनेगा, अभी उस पर बात करेंगे। नाउ वी हैव हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड अप 50 बिल्डिंग्स यूजिंग द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे देखो W1 T1 पता है, W2 पता है, T2 हमें निकालना है। सो जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला। सो वी हैव W1 इज इक्वल्स टू 10, W2 इज इक्वल्स टू 50, T1 इज 40, T2 हमें फाइंड करना है, तो हम ऊपर वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी हैव W1, व्हाट वी हैव, W1 अपॉन W2 which is equals to T1 upon T2। अब यहाँ पे हम W1 and W2 का हम रखते चले जाएंगे। सो वी हैव 10 upon 50 is equals to 40 upon, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आएगा, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव आ 2000 अपॉन 10। सो ये हो जाएगा हमारा T2 की वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 days। So that's how you have to calculate particular questions. Now we have work is directly proportional to resource। ठीक है, अब resource का मतलब क्या है, 40 men are required to complete 20 buildings. How many men are required to build 50 buildings? अब यहाँ पे जहाँ हमारा T1 T2 आ गया था, यहाँ पे हमारा R1 R2 आ गया, सेम, और कुछ नहीं चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी विल जस्ट टेक आउट रिसोर्स, कि रिसोर्स कितना लगे, यानी कि 100 आदमी लगेंगे कितना काम करने के लिए, हमारे 50 बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे डेज को किसमें बदल दिया है, मैंथ्स में। नाउ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स। अब इसका क्या मतलब है, मान लो जैसे कि अगर 20 लोग किसी काम को करते हैं तो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब इसी किसके रिस्पेक्ट में, अगर कोई आदमी 10 लोग काम कर रहे हैं सेम काम को, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। सो वी हैव, if 20 men can do a work in 40 days, how many men are required to do the same work in 10 days? So यहाँ पे देखो R1 यहाँ पे 20 है, R2 हमें निकालना है, T1 T2 गिवन है, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो उसी हिसाब से हमें क्या रखना पड़ेगा, वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, यानी T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, इन्वर्स कर देना है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी हैव। सो 20 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन, इसको मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व कर देता हूँ, 20 अपॉन R2 विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 40। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 4 8 विच इज 800 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 एंड दिस विल बी
होल इक्वल टू R2। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा R2 की वैल्यू क्या जाएगी 80। तो यानी कि 80 यहाँ पे लिखेंगे क्या, 80 यहाँ पे क्या पूछा गया था, हाउ मैनी मैन, यानी कि 80 मैन लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। नाउ कंपैरिजन ऑफ टाइम वर्क एंड रिसोर्स। अब यहाँ पे देखो टाइम वर्क रिसोर्स सबको यहाँ पे ले लिया है। तो रिसोर्स एंड टाइम को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा W1 निकलेगा, रिसोर्स एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा W2 निकलेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इसका, इफ 10 मैन कैन कट 40 ट्रीज, 40 ट्रीज को कट करना इज अ बैड थिंग, सो इसको अज्यूम कर लेना 40 ट्रीज इन्होंने लगाया है, ठीक है। बट for the sake of question इसको हम मानेंगे cut. So if 10 men can cut 40 trees in 4 days, how many trees can be cut by 40 men, and 40 how many trees can be cut by 40 men in 6 days, ठीक है। सो हमें R1 R2 पता है, यानी कि रिसोर्सेज पता है, टाइम पता है, अब W1 पता है, W2 हमें निकालना है, क्वेश्चन में रख देंगे, सॉरी फॉर्मूले में रख देंगे, वी विल गेट आर आंसर। तो यहाँ पे देखो W1 हमें पता था, W2 हमें फाइंड आउट करना है। T1 और T2 मल्टीप्लाई, T1 और R1 मल्टीप्लाई करेंगे, T2 और R2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो W2 के रिस्पेक्ट हमारा 240 ट्रीज यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट इज व्हेन द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे इज इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। तो इसको भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो जो करता जाए सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, और W1 W2 को एक साइड रखते जाओ और सबको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लोगे। सो यहाँ पे देखो R1 R2 T1 T2 W1 W2, ये आप खुद से देख लेना, सेम पैटर्न पे है और कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई है, क्या, आवर्स ऐड हो गए, कितने घंटे काम करते हैं, बाकी चीज़ें सेम है, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ टू रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर। अब इसका क्या मतलब है, देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे जो 40 डेज और 60 डेज का है, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम लेके 40 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। अभी देखो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो टी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका यूज़ कैसे होगा, देखो यहाँ पे 40 60 दिया है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला वी हैव, सो वी विल हैव 40 into 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। अब इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 24 डेज आंसर आपको मिल जाएगा। यही चीज़ आप कैसे कर सकते थे, 40 और 60 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई गेस 240 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 और 60 को यहाँ से 40 से डिवाइड करो, यहाँ से 60 से डिवाइड करो, तो 40 से डिवाइड करोगे सो यू गेट 6 एंड यू विल गेट यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखो एफिशिएंसी इनकी पता चल गई 4 और 6। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली इसको आपको एफिशिएंसी पता चल गई। अब यहाँ पे 40 डेज में ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका 24 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, सिंपल। और आप बेसिक मेथड जो भी मैंने बताया वो उससे भी कर सकते हो। नाउ 3 रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर, कुछ नहीं करना है, ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ओके। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ए कैन डू आ वर्क इन 40 डेज, बी इन 50 डेज, सी इन 60 डेज। हमें ऊपर को फॉर्मूला पता है, क्या करना है, सिंपल ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करो अपॉन ए बी बी सी और सी ए कर दोगे, आपका आ जाएगा 16.21 डेज। यहाँ तक का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका नहीं आता है मेनली, बट ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ा है, बट यहाँ पे इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको 3 रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करने को दिए हों। नाउ टाइम एंड वर्क, यहाँ पे क्या है, वर्क डन। नाउ वर्क डन पर डे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम टेकन टू डू द कंप्लीट वर्क, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज वर्क इनटू वर्क डन पर डे। यहाँ पे समझ में आया होगा, वर्क डन पर डे का मतलब क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे, टाइम जो दिया होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे, अपॉन में 1 अपॉन में टाइम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आएगा, वर्क डन पर डे। और वर्क डन इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डेज, जितना दिन वो काम करेगा, और वर्क डन पर डे, और कितना काम कर रहा है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करके हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 25 डेज। सो यहाँ पे देखो पर डे वर्क यहाँ पे कैसे निकलेगा, 1/40, नंबर ऑफ डेज ए वर्क 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट 5/8। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या निकल कर आ गया, 5/8। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय हिम। यहाँ पे पहले ही बता दिया, आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, 1/30, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने काम कर रहा है, 45, तो 1/30 इंटू 45 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15, यहाँ पे 2 और 15
3s are. So you will get 1 by 2, that will be your answer. अब रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 1 माइनस वर्क डन. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 30 days, बी इन 40 days, ए वर्क्स फॉर 9 days एंड द रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय बी. इसको आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे, दोनों का एलसीएम ले लो, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो जितने दिन ए ने काम किया है, रेस्ट माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो. बट यहाँ पे मेथड देखो क्या है, रिमेनिंग वर्क यहाँ पे क्या मतलब इसका 1 माइनस वर्क डन. सो वर्क डन बाय ए इज इक्वल्स टू 1 बाय 30 इंटू 90 विच इज 3 बाय 10. इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 7 बाय 10. यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे देखो हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. सो रिमेनिंग वर्क निकालना हो तो 1 में से माइनस करना है. A can do a work in 40 days, B in 60 days, and A is 24. This is your homework question. इसको screenshot ले लो and try it with yourself, by yourself. And 2 by 5 यहाँ पे आंसर आया है, इसको आंसर आप एज अ वेरिफिकेशन चेक करना, पहले आप खुद से सॉल्व करना कि आपका आंसर आता है 2 by 5 या नहीं. नेक्स्ट देखो 59 हमारा शॉर्टकट है, टाइम एंड वर्क. टाइम टेकन टू डू द रिमेनिंग वर्क. So time taken to do the remaining work is equals to time over remaining work into time taken to do full work. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, A can do a work in 30 days, B in 40 days, A work for 9 days and the remaining work is done by B. What is the total number of days to complete the work? यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, सिंपल हमें एलसीएम वाला मेथड भी आप कर सकते हो. कैसे, A can do a work in 30 days, B in 40 days. अब A वर्क्स फॉर 9 days. अब पहले सबसे इसका क्या करो, एलसीएम ले लो. सो इसका एलसीएम क्या आएगा, 120. अब यहाँ पे 120 आ गया, अब यहाँ पे 30 से इसको डिवाइड करो, सो यू विल गेट ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3. अब यहाँ पे ए कितने दिन काम कर रहा है, 9 दिन. सो 30 इंटू 4 कर लो, और 30 इंटू 4 इंटू 9 करो, कितना जाएगा 36. यानी कि 36 यूनिट काम हो चुका है 120 में से. एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी. तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं. सो यू विल गेट अ क्विक आइडिया कि कैसे करना है, बाकी आपको खुद से ही करना है, बट यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ. 120 माइनस 36, तो यहाँ पे हमारा आ गया 84. अब 84 काम बचा है, ठीक है, और उसको करना किसको है, बी को करना है, और बी की एफिशिएंसी हमें पता है 3 है. सो बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बताओ ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा. सिंपली इसको डिवाइड करो किससे, बी से. बी की एफिशिएंसी हमें पता है 3, सो 28 डेज. ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकल कर आ गया 28 डेज लगेगा बी को काम करने के लिए. अब पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क. अब 28 डेज बी ले रहा है काम करने को, ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में देखा है 9 डेज क्या ले रहा है ए. दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 37 डेज. देखो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे इतना मेथड हुआ है पूरा, इतना पूरा, और हमने कितने में कर दिया है, बस एक लाइन, दो लाइन, और ये हमारी तीसरी लाइन में हमारा आंसर आ गया. सो इस तरीके से आपको शॉर्टकट भी चाहिए, पता होने चाहिए फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वही हमारा होता है एलसीएम मेथड. ठीक है, नाउ सैलरी रेशियो ऑफ रिसोर्स वर्किंग टुगेदर. अब यहाँ पे देखो सैलरी भी आ जाता है कि कितना सैलरी मिलेगा. तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखो, जितना कोई काम करेगा उतना ही उसको सैलरी मिलेगा, जितना वो कम काम करेगा उतना ही उसको कम सैलरी मिलेगा. ये हमारा फंडामेंटल रूल होता है. अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, A can do a work in 20 days, B can do a same work in 40 days. They both work together and get a combined salary of 3000. What is the salary of A? अब इसको निकालना कैसे, सैलरी ऑफ ए लिखो, सैलरी ऑफ बी लिखो. ए की सैलरी, ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, बी कैन डू अ वर्क इन 40 days. तो बी यहाँ पे ज़्यादा दिन ले रहा है तो इसको कम सैलरी मिलेगी एज रिस्पेक्ट टू ए. इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. अब यहाँ पे सैलरी कैसे डिवाइड होगा, 2 प्लस 1 इंटू 3000. ठीक है, अब इसको जब इसको सॉल्व करोगे सो विल गेट 2000 एज योर आंसर. सिंपल. अब इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना. नाउ वी हैव पाइप एंड सिस्टम. पाइप एंड सिस्टम, इसको पूरा पढ़ो, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तक मैं सो 10 मिनट और पढ़ना है, उसके बाद वी विल एंड टुडे.